राइज ऑफ कैंसर केसेस स्पेशली इन इंडिया। दो मोटी वजह हैं। एक तो जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, जिसमें एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। 40s में भी 50s में भी हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हमारा शरीर काम नहीं हमसे लेते हैं, वज़न बढ़ जाता है, तो हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन एक हम हार्ट हेल्थ की बात करें तो उस पर कितना इम्पैक्ट है? और हार्ट की प्रॉब्लम क्योंकि क्रिटिकल होती है और जब इस पर इम्पैक्ट आता है तो जान का खतरा तुरंत हो जाता है। तो आपको दिल्ली एनसीआर को कैंसर कैपिटल भी बोलने लगे हैं। पर अगर हम अभी एब्सोल्यूट नंबर्स पे देखें और लास्ट 40 ईयर्स का डेटा कंपेयर करें तो कई गुना बढ़ोतरी इस कैंसर के होने में हुई है। दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता। डॉक्टर राकेश गुप्ता एक जाने माने डॉक्टर फरीदाबाद के, दिल्ली एनसीआर के, और अपने व्यवसाय को, अपने इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और पिछले 30 साल में फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े सर्वोदया ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में। आजकल हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई आसपास में भी 40s में भी 50s में भी हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए आप कुछ बताएं कि ऐसा कैसे हो रहा है? अभी आजकल जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और रिलेटिवली यंगर एज में हो रहे हैं जी, उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे आसपास बढ़ती हुई एफ्लुएंस। संभावना बढ़ रही है, खान पान बदल रहा है, एक्टिविटी कम हो रही है, वज़न बढ़ रहा है और हार्ट अटैक को हम एक लाइफस्टाइल डिसीज़ कहते हैं। जी, लाइफस्टाइल डिसीज़ मतलब जो हमारे ख़राब लाइफस्टाइल से हमने बुलाई है, आमंत्रित करी है, निमंत्रित करी है, वो हमारे शरीर में आ गई है। तो उसको दूर करने के लिए और उसको बचने के लिए भी हमको हमारे लाइफस्टाइल में ही चेंज लाना पड़ेगा। अभी पीछे रिसर्च आ गई थी 2 महीना पहले कि भाई कोविड वैक्सीन जल्दी बन गई, उसका इम्पैक्ट भी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये एक भ्रांति है या फिर इसका इम्पैक्ट है कुछ? इसको अभी तो भ्रांति ही कहा जा सकता है, क्योंकि साइंटिफिक सर्कल्स से जो न्यूज़ आई हैं उसमें कोई ऐसी स्टडी नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो कोविड वैक्सीन को इस प्रॉब्लम के लिए इम्प्लिकेट कर सके। हाँ, ऐसा सोचा जा सकता है, उसके भी एविडेंसेस कोई नहीं है कि जिन लोगों को साइलेंट कोविड हुआ या कोविड हुआ उनकी भी जो कोगुलेबिलिटी फैक्टर्स हैं वो बढ़ गए, यानी कि शरीर में खून का थक्का जमने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ गई। ऐसा सोचा जा सकता है, एविडेंसेस उसके भी नहीं है। वैसे डॉक्टर साहब ये देख रहे हैं कि जो जिनको हाई कोविड हुआ, जो वो भी रहे, काफ़ी एडमिट रहे पेशेंट्स, उनके केसेस ज़्यादा हैं क्या हार्ट अटैक्स के? ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है तो इसके बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। जी डॉक्टर साहब, हम लोग आजकल लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रहा है, तो इससे तो हर चीज़ इम्पैक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप्स, हर चीज़ इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन एक हम हार्ट हेल्थ की बात करें तो उस पर कितना इम्पैक्ट है? नहीं, सबसे ज़्यादा फ़र्क तो हार्ट हेल्थ में ही पड़ता है। जब हमारा शरीर काम नहीं हमसे लेते हैं, वज़न बढ़ जाता है, तो हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जी, और हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। उनके बढ़ जाने से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीज़ होती हैं, हार्ट अटैक उनमें से प्रमुख है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा ज़्यादा होना और हार्ट की प्रॉब्लम्स। ये सारी ही प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। पर हार्ट की प्रॉब्लम क्योंकि क्रिटिकल होती है और जब इस पर इम्पैक्ट आता है तो जान का खतरा तुरंत हो जाता है, इसलिए हार्ट अटैक प्रमुखता से देखा जाता है। अदरवाइज बाकी जो साइलेंट किलर्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो भी धीरे धीरे हार्ट को ही इफेक्ट करते हैं। ओके। और वो ग्रेजुअली आते हैं। मतलब अल्टीमेटली इम्पैक्ट बाकी सारी चीज़ों का भी हार्ट पे हार्ट पर ही आना होता है। जी डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि अगर हम लोग लाइफस्टाइल, जैसे डायबिटीज़ का आप बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बढ़ती जा रही है, तो डायबिटीज़ बढ़ने का क्या कारण है? उसका भी कारण यही है जो मैंने बताया, संपन्नता, जी, एफ्लुएंस। और अभी हम देखें हमारे जो आउट पेशेंट्स हैं, जो हमारा एवरेज स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो एवरेज बॉडी वेट है, जिसको हम BMI से नापते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा कितना वज़न होना चाहिए, उसको जब हम नापते हैं तो एवरेज जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है
या जो एवरेज कॉलेज का स्टूडेंट है, जी। या इवन जो एवरेज प्रोफेशनल है या लाला है, इन सब का ही वेट पहले से, जो आज से 50 साल पहले जितना एवरेज आदमी का वेट होता था, उससे कहीं कहीं ज़्यादा है। उसकी एक वजह है कि हमारी जो लाइफ है उसमें मैकेनाइजेशन हो गई है और उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिकेशन हो गई है। जी। यानी कि जो काम पहले हम हाथ से करते थे वो काम मशीन कर रही है। महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही ना चलने का सीन रहा है, ना दौड़ने का सीन रहा है, जी। ना व्यायाम कसरत सीन रहा है। और खाने में रिफाइंड फूड की मात्रा बढ़ जाने से जो हमारी कैलोरी इनटेक है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हर चीज़ रिफाइंड हो गई है। पहले आटा भी मोटा होता था, चीनी भी गुड़ के फॉर्म में मिलती थी, अनाज भी मोटा होता था, सब्जियां फल ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। अब बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन ये सारी चीज़ें हमको रिफाइंड फॉर्म में हमारी टेबल तक पहुंचती हैं। हम थोड़ा खाते हैं, ज़्यादा लगता है जी। तो उससे हमारी कैलोरी इंटेक बढ़ जाने से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जैसे हम मशीन से काम कर रहे हैं तो फूड भी हमने ईजी टू कुक एंड ईजी टू मेक वो वाला कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। आज के ज़माने में आप देखेंगे आने वाले हो सकता है 10-20 सालों में जो हमारी किचन से वो बंद ही हो जाएँ, और हमारे जो युवा लोग हैं और युवा साथी हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करके ही सुबह तो शाम खाया करेंगे, अभी भी खा रहे हैं। अर्बन प्लेसेस में तो ये बहुत फास्ट ग्रोइंग ट्रेंड है जो ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। अभी सुनने में आया है कि काफ़ी लोग, ऐसा भी आ रहा है कि फ्यूचर में कि 2 डोजेज आ जाएंगे कि आप जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में यू कैन टेक। चलो वो तो अभी फिक्शन है, उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हम अभी खा रहे हैं वो भी हम हेल्दी नहीं खा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग अपनी हार्ट हेल्थ को ठीक रखना चाहें तो एक यंगस्टर्स के लिए या ओल्ड एज के लिए भी कोई ऐसे रेगुलर टेस्ट हैं जिनसे हार्ट हेल्थ भी, जैसे हम लोग रेगुलर बॉडी चेकअप्स कराते हैं, तो क्या ऐसे कोई चेकअप्स हैं जो जिससे हार्ट हेल्थ? हाँ डेफिनेटली है। पहले हम वो टेस्ट 40 के बाद करते थे, अब वो हम टेस्ट 25-30 में रेकमेंड करने लगे हैं। जी। हमारी लाइफ से बदल गई है। तो उसमें हमारे जो बेसिक ब्लड के टेस्ट हैं जिसमें लिपिड प्रोफाइल है, जी। एक हाई सेंसिटिव CRP टेस्ट होता है, ओके। और फिर हम ECG, TMT और इको करके ये जान सकते हैं कि हमारे हार्ट में अभी कोई असर है या नहीं है। जी। इसकी बैकग्राउंड में हमारा वज़न और डायबिटीज़ का चेकअप और ब्लड प्रेशर का चेकअप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही चीज़ें हमारे को हार्ट अटैक को लेकर आती हैं। तो आप डॉक्टर साहब क्या रिकमेंड करते हैं कि वंस इन अ क्वार्टर, वंस इन 6 मंथ्स कब कराना चाहिए? एनुअली कराना चाहिए, और एक बार। एनुअली ठीक रहता है। और अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और आपका बॉडी वेट ठीक है और आपको जो रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी है वो भी कर रहे हैं, तो 30 से पहले तो उसको हम 2 साल 3 साल में कर सकते हैं, लेकिन 40 के बाद में तो हर साल होना मस्ट है, बोथ फॉर मेल्स एज वेल एज फॉर फीमेल्स। जी डॉक्टर साहब, ये भी देख रहे हैं कि इमीडिएट अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आ रहा था कि एक लेडी ने, डॉक्टर थी शायद, उन्होंने एयरपोर्ट पे किसी को, आपको शायद पता होगा, एयरपोर्ट पे कोई पेशेंट थे, उनको हार्ट अटैक हो गया, तो एक उनको CRP और ये सब देके CPR, तो उसके लिए कोई जैसे इमीडिएट हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास कोई मेरे घर में है, उनके सिम्टम कैसे पता चले कि दिस इज़ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक जब होता है तो सीने में दर्द होता है, बिल्कुल बीच में होता है, कभी कभी जलन सी लगती है, दम घुटने का सा लगता है, और ये दर्द हमारे जॉस तक जा सकता है, बोथ द जॉस, और ये इसके बीच में रहता है, और कभी कभी लेफ्ट बाजू में या कभी कभी राइट बाजू में जा सकता है। बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत ठंडा पसीना, बॉडी गर्म नहीं होती लेकिन बहुत तेज़ पसीना आता है, डायफोरेसिस कहते हैं इसको हम इंग्लिश में। ऐसा अगर हो रहा हो तो हार्ट अटैक की संभावना है। हार्ट अटैक के पहले घंटे में, जैसे आपने बताया एयरपोर्ट पे, हमारे को कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी वजह होती है VF, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। हमारा हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, जो हमारी नॉर्मल बीट्स 72-70 होती हैं वो 700-800 की बीट पे धड़कना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में दिल काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में जो पास में या तो बाइस्टैंडर हो या कोई डॉक्टर मिल जाए तो उसका CPR करके, और अगर हमारे आसपास कहीं कहीं आपने देखा होगा आजकल एयरपोर्ट्स पे डिफिब्रिलेटर प्लेस किए हुए हैं हमने, वो डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करके हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो एक वो भी बताया गया कि कोई एक मेडिसिन भी अगर आप अपने पास रख लें, कुछ ऐसा भी होता है कि? ऐसी कोई दवाई नहीं है जो हार्ट अटैक होने पे उसको अवॉइड कर सके। जी हाँ, ऐसा कहते हैं अगर मेडिकल हेल्प अवेलेबल है और हार्ट अटैक की संभावना में आप 325 मिलीग्राम एस्पिरिन खा लें सॉल्युबल, तो उससे कभी कभी हम हार्ट अटैक के चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं या बच सकते हैं हो जाने के बाद। जी डॉक्टर साहब, ये हम जैसे हेल्थ पे बात कर रहे हैं तो हार्ट की बात हो गई। एक कॉमन आजकल देख रहे हैं कि राइज ऑफ कैंसर केसेस स्पेशली इन इंडिया,
तो आपको दिल्ली एनसीआर को कैंसर कैपिटल भी बोलने लगे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि पिछले 10-20 साल में कैंसर केसेस बढ़े हैं और आगे हम क्या देखते हैं? आपकी बात बहुत सही है। डेफिनेटली कैंसर पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। शुरू में तो हमें ऐसा लगता था शायद हमारी जो डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं, बेटर हो गई तो इसलिए हमें पता ज़्यादा लग रहा है। पर अगर हम अभी एब्सोल्यूट नंबर्स पे देखें और लास्ट 40 ईयर्स का डेटा कंपेयर करें तो कई गुना बढ़ोतरी इस कैंसर के होने में हुई है। पता तो लग ही रहा है जी। अब तो अर्बन एरियाज़ में, सेमी अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में सब जगह ही कैंसर के केसेस की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो मेजर कॉज क्या मानते हैं हम कि कैंसर केसेस क्यों इतने ज़्यादा बढ़ गए? दो मोटी वजह हैं। एक तो जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, जिसमें एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ये हमारे इस पॉल्यूशन की वजह से कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा खाना बदल गया है। मैं वापस मोटे खाने पे जाना चाहूँगा। जो लोग मोटा खाते हैं, मोटा पहनते हैं, वो सेहतमंद रहते हैं। जिसे मोटा अनाज कहते हैं। मोटा अनाज, जैसे आजकल मिलेट्स फैशन में है, भी मिलेट्स खाएं, जो है हम ज्वार खाएं, बाजरा खाएं, रागी खाएं, तो ज़्यादा सेहतमंद रहती है। मैं मानता हूँ कि पहले ज़माने में हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो सब इन चीज़ों का सेवन करते ही थे, और हमारे घरों में भी गेहूं की जगह गेहूं और चने की या गेहूं और जौ की रोटी मिलाकर बनती थी, तो उसको थोड़ा सा मोटा करने के लिए हम वो प्रक्रिया करते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ एक दौर के लिए वेस्ट का चक्कर लगा के फिर वापस लौट रहे हैं अपने घर की तरफ। बात तो आपने बहुत सही कही है कि हमारे जो लोग शुरू में वेस्ट के प्रति बड़े आकर्षित हुए थे। कोई भी नई चीज़ आकर्षण देती है और बड़ा ग्लोरीफाइड सा लगता है जी। सेहत के मामले में वेस्ट अब ईस्ट को देख रहा है जी। अब वो कोशिश करते हैं हिंदुस्तान आएँ, योगा सेंटर्स में जाएं, अपने आप को बॉडी को डिटॉक्स कराएं और हेल्दी लाइफस्टाइल सीखने की कोशिश करें, और वो उसको अपनाते हैं। तो अब हम उनको देखकर हम, क्योंकि हमें आदत है वेस्ट को देखने की, अब वेस्टर्न वो फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो फॉलो कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, तो लेट्स वी आल्सो ट्राई इट। ऑल्दो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे पूर्वज थे, मैं अपने लोगों को कहा करता हूँ, जो हिंदू है ना, धर्म नहीं है, हिंदू जीने की पद्धति है। कभी हम अपने हिंदू लाइफस्टाइल को देखें, मोटा खाना, मोटा पहनना, पैदल चलना, कसरत करना, अब सब काम अपने हाथ से करना, बीमार ही नहीं पड़ते थे। पर अब क्योंकि अर्बन लाइफस्टाइल में हर काम बटन से होता है, तो वो बटन से होता है, बीमारी बटन से आ गई है। जी डॉक्टर साहब, कैंसर केसेस में ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स आ रही हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग जितने कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं तो लोग क्योर भी हो जाते हैं आजकल कैंसर से? ज़्यादा चांसेस हैं? बहुत सारे कैंसर्स का अगर अर्ली स्टेज में पता लग जाए जी तो वो काबू पाया जा सकता है और बहुत सारे कैंसर ठीक भी हो जाते हैं। आप इसको ऐसे लेकर, वो एक वीड की तरह है, खरपतवार की तरह है, जिसकी ज़रूरत तो है नहीं खेती में, लेकिन अगर हम उस खरपतवार के पहले पेड़ कोई काट दें तो वो फैलेगी नहीं। पर एक बार खरपतवार फैल गई, उसके बीज फैल गए, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कैंसर का है। कैंसर का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो सेल ब्लड की है, चाहे वो सेल लिम्फ नोड की है, चाहे वो सेल बोन की है, चाहे वो सेल किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की है। तो जब उसकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो कैंसर का रूप धारण कर लेती है, और वो सब जगह पहले तो लोकली ग्रो करती है, और फिर उसके सीडलिंग्स पूरी बॉडी में अलग अलग तरह से फैल जाते हैं, कुछ ब्लड के रास्ते, कुछ लिम्फ के रास्ते, और उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं, जिसको हम स्टेज 4 एडवांस कैंसर कहते हैं जी। इसीलिए जब पहली सेल ग्रो होना शुरू हुई है, जब पहला ट्यूमर बना है, जब तक वो फैला नहीं है और लोकलाइज है, उसी स्थिति में अगर उसका पता लग जाए और उसका इलाज हो जाए तो वो बहुत हद तक क्यूरेबल होता है जी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, हम लोगों को समझाते हैं कि लेडीज़ को कि वो 40 के बाद में वो रेगुलरली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराएं और ईयरली मैमोग्राफी टेस्ट कराएं और अपना पैप्समेयर टेस्ट कराएं। इन टेस्टों से हमारे को कैंसर का बहुत अर्ली स्टेज में पता लग जाता है, और जिनका इस स्टेज में पता लगता है तो लेडीज़ के कैंसर्स हमें आराम से क्योर करने लायक हालत में मिल जाते हैं, तो उनको हम ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग अगर बात करें तो परसेंटेज वाइज कितने ऐसे केसेस आप देखते हैं, जैसे 100 में देखें तो कितने % सर्वाइवल जो क्योर हो जाते हैं लोग? हो जाने के बाद तो परसेंटेज नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिनका पहले पता लग जाता है उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। अगर कैंसर बहुत मैलिग्नेंट या बहुत फास्ट ग्रोइंग नहीं है तो ब्रेस्ट मैं आपसे कह सकता हूँ, अगर मुझे स्टेज 1 पे पता लग जाएगा, अगर स्प्रेड नहीं हो जाएगा, तो 70-80% लोग तो पूरे ठीक हो जाते हैं और दोबारा कभी नहीं होता। अब देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस भी डिफरेंट स्टाइल के, मतलब जो पहले सुना नहीं, जैसे अब लेडीज़ में सर्विक्स कैंसर का बहुत ज़्यादा वो हो गया है,
तो इसके लिए वैक्सीन्स भी लगाई जा रही हैं। आप क्या मानते हैं कि उनका? ये अलग बात है कि आपने कैंसर सर्विस सुना नहीं। हमने हमारे मेडिकल कॉलेज डेज में बहुत सारे सीए सर्विस देखे हुए हैं जी। और उस वक्त में अनफॉर्चुनेटली लोग रूरल एरिया से आते थे हमारे पास में मेडिकल कॉलेज में, और वो स्टेज 4 स्टेज एडवांस कैंसर लेकर आते थे। जी। अब अर्बनाइजेशन का फ़ायदा ये है कि कैंसर्स पहले पता लग जाते हैं और उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, ये बड़ी सी बात है कि एक कैंसर जो प्रिवेंटेबल आया है वो है सीए सर्विक्स। हमारे बच्चों को जो 9 से 14 साल की उम्र के होते हैं, जिनका अभी तक कोई सेक्सुअल एनकाउंटर नहीं हुआ होता, उनको हम एक वैक्सीन लगा के, एक अभी स्टार्ट डोज और एक 6 महीने बाद में, इससे बचा जा सकता है। इसकी वजह होती है कि इसका जो कारण आमतौर से एक हर्पीज वायरस होता है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पेपिलोमा वायरस होता है ये, तो उस पेपिलोमा वायरस के खिलाफ हमें वैक्सीन मिल गई है, वो हम लगा रहे हैं। मैसिव स्केल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऐसा प्लान किया है कि इस बजट ईयर में वो एक प्रावधान करेगी जहाँ पर लोगों को, लड़कियों को, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाई जाएगी। जी डॉक्टर साहब, हम ये लोग देखते हैं कि इतने साल से इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबली कैंसर। ऐसा नहीं है यहाँ नहीं है, वेस्ट में भी बहुत केसेस हैं कैंसर के, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है कंट्रीज़ की जीडीपी पे भी। अभी तक R&D और रिसर्च के थ्रू कोई भी ऐसी प्रिवेंशन की मेडिसिन या वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही कैंसर के लिए? सभी कैंसर्स के लिए तो प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं बनेगी जी। जिन लोगों का कारण पता लगा, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की मैंने अभी बात की, सीए सर्विक्स के लिए उसकी वैक्सीन अवेलेबल है जी। बाकी तो मैं ऐसा समझता हूँ कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके ही हम अपने आप को कैंसर से दूर रख सकते हैं। और कम्युनिटी तौर पे जो हमारी पॉल्यूशन हो रही है, हमारे पानी की, हमारी हवा की, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग एक ऐसा कारण है, या टोबैको च्यूइंग इंडिया में बहुत बड़ा कारण है जो टोटली प्रिवेंटेबल है। मतलब ओरल कैंसर्स की बहुत बड़ी वजह हमारे देश में खैनी और तंबाकू चबाना है। अगर हम खैनी तंबाकू नहीं चबाएं तो हमें ओरल कैंसर नहीं होगा। अगर हम स्मोकिंग नहीं करें, हुक्का नहीं पिए, बीड़ी नहीं पिए, तो हमारे को लंग कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। खत्म तो नहीं होती है, लेकिन हाँ बहुत कम हो जाती है, तो रिलेटिव रेट से कम हो जाता है। तो बचाव तो हमारे हाथ में है। हम डॉक्टर को क्यों देखें कि डॉक्टर कोई दवाई बनाएंगे, जब हमारे पास में जो चीज़ें हैं जो हमें नुकसान कर रही हैं, हम उनको ही अपने से दूर कर दें तो हमारा काम हो जाता है। तो मेजरली जो अभी तक हमने बात करी है डॉक्टर साहब, कैंसर और हार्ट अटैक पे हमने बात करी है, तो हार्ट और कैंसर दोनों पे ही हम लोगों का अपना इम्पैक्ट है। मतलब हमारे जीवन जीने का स्टाइल, तरीका ही, और हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसी पे इम्पैक्ट है। कोई बहुत बड़ा वैसे चेंज नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम बात कर रहे थे स्मोकिंग की, अब ये एक नया ट्रेंड चल गया वेप, शायद आपको पता होगा, दैट इज़ ई सिगरेट टाइप। तो वो देख रहे हैं कि जनरल बच्चों में बहुत ज़्यादा, इवन टीनेजर्स में भी देखा है, और पेरेंट्स कुछ कह नहीं रहे। स्कूल्स में भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो पता चलता है कि स्कूल्स में भी मिल जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों का मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद सिगरेट से भी ज़्यादा इम्पैक्ट है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट उतना ही ख़राब है जितना सिगरेट का है जी। और ई सिगरेट किसी भी तरह से रिकमेंड नहीं करी जा सकती है। स्मोकिंग इन एनी फॉर्म इज़ डेंजरस। चाहे हम शौक के तौर पे आजकल पार्टी में जो हुक्का स्मोक करते हैं, वो एक कल्चरल शिफ्ट है जी। आज से 50 साल पहले अगर कोई जवान आदमी भी सिगरेट पीता था तो बुजुर्ग को देखकर परे हट जाता था या शर्म से छुप जाता था जी। सॉरी। अब हमारे कल्चर में अगर हम ओपनली लोगों को हुक्का पिलाएं, वहाँ पे लेडीज, जेंट्स, बच्चे, परिवार के सब लोग मिलकर हुक्का पी रहे हैं, अगर वो लड़का कल को बाहर सिगरेट पीने जाएगा तो उसे कोई इनहिबिशन नहीं बची है जी। वो बहुत ही खराब कल्चरल चेंज है। वो एक आँख की शर्म चली गई जी। हमने ही मन बंद खराब कर दी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, तो हिंदू धर्म में हमारे देखा जाता था कि एक आँख का पर्दा बहुत ज़्यादा था। इवन नॉन वेज, अल्कोहल इतना अच्छा नहीं माना जाता था जब हम बचपन में थे। आज देख रहे हैं कि मंदिर, गुरुद्वारे, इन सब पे तो रिलीजियस प्लेसेस पे आज की जनरेशन का जाना बहुत कम हो गया, और ठेके, वाइन शॉप तरह तरह खुल रहे हैं, आसपास आते हैं, बड़ी वो हैं। तो आप क्या मानते हैं, इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ रहा है? हाँ, डेफिनेटली पड़ रहा है। इतने सारे शराब के ठेकों का एक जगह पे होना, हमारी कम्युनिटी में होना, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारी सरकार अल्कोहल से आने वाले रेवेन्यू को टारगेट करते और अल्कोहल की एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही है कि वो पूरी की पूरी जनरेशन को तबाह करने पे तुली हुई है। जैसे ही एक्सेस बढ़ती है अल्कोहल की और आसान मिलना शुरू हो जाता है, प्लस हमारे कल्चरल चेंज है,
पहले शादी ब्याह में, समारोह में शराब परोसना बुरा माना जाता था जी। आजकल ये शान मानी जाती है। और अगर किसी शादी में शराब नहीं मिलती तो मेहमान बुरा मानता है। तो ये कल्चरल चेंज हमारे लिए बहुत ख़राब है और हमको एज सोसाइटी, एज रिस्पॉन्सिबल पीपल इसको कर्व करने की तरफ काम करना चाहिए। चाहे हमें गवर्नमेंट से बात करनी पड़े जी। चाहे जो लोग जिनको फॉलो करते हैं, हमको हम की ओपिनियन लीडर्स कहते हैं जी। उनको भी अपने समारोह में जो शराब जो खुली दिखती है उसको हमें कम करने की तरफ कोशिश करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये जो हमने मुहिम चलाई है बी द चेंज, इसमें कुछ ऐसे ही इसका जो जन्म हुआ वो यहीं से हुआ कि समाज में इतना पॉल्यूशन हो गया हर चीज़ में, विचारों में, खाने में, हर चीज़ में, लाइफस्टाइल में। तो हमारा ये पर्पस यही है कि बी द चेंज के माध्यम से हम आप जैसे इंस्पिरेशन लोगों को लाएं और आपकी बात सुने, शायद आपकी बात सुनकर मोटिवेशन लें और कम से कम ज़्यादा ना हो कुछ हज़ार लोग बेटर लाइफस्टाइल के लिए जाएं। बात तो आपने बहुत अच्छी की है, पर बी द चेंज का प्रिंसिपल है कि आप खुद को तो बदल सकते हो जी। दूसरे को बदलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी बात में कन्विक्शन है जी। अगर आप जो कह रहे हो उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर भी रहे हैं जी। तो शायद लोग आपकी बात को समझ पाएँ और शायद उसको आत्मसात करें, उसको फॉलो करें और वो भी उस चेंज का हिस्सा बने और अपने आप को बदलें और अच्छे के लिए बदलें। डॉक्टर साहब, क्या आप ऐसा मानते हैं कि नॉनवेज डाइट से भी कैंसर केसेस बढ़ते हैं? हाँ, डेफिनेटली ऐसा है। कोई स्टडीज़ तो खैर डेफिनेटली नहीं है, सारा वेस्ट नॉन वेज खाता है और नॉन वेज खाना प्राइमरीली बुरा नहीं होता है। देखिए, जहाँ पर जो उगता है आदमी वही खाता है जी। लेकिन सी शोर पे सारे लोग फिश खाएंगे। जहाँ जंगल में वनस्पति नहीं उगती तो वहाँ पे नॉनवेज खाया जाएगा। अब हमारे यहाँ नॉन वेज में जो रेड मीट है वो ज़्यादा खतरनाक होता है जी। हमारे यहाँ वाइट मीट कहलाता है, जो चिकन और फिश होते हैं उसको वाइट मीट कहते हैं। और जो एनिमल मीट होता है जिसमें मटन आता है या पीक और बीफ और पोर्क आता है वो ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि उसमें रेड मीट में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी हेल्थ को इन जनरल ख़राब करते हैं। जो अभी हमने बात की थी हार्ट अटैक की या डायबिटीज़ की, उसको प्रमोट करते हैं। और चिकन फिश को अगर हम रोस्ट करके खाएं तो वो उतना नुकसान नहीं करता। मैं एज अ कम्युनिटी पर्सन किसी भी आदमी का नॉनवेज खाना एडवोकेट नहीं करता, लेकिन जहाँ मजबूरियाँ हैं, जहाँ वनस्पति मिलती ही नहीं है और जहाँ स्टेपल डाइट है वहाँ नॉनवेज खाना उनको पड़ेगा ही, ऑप्शन नहीं बचती। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे जिम जा रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत, इवन लड़के लड़कियां सभी जा रहे हैं, ओल्ड एज में भी जा रहे हैं। वहाँ पर रिकमेंड कर देते हैं कि जी आप सप्लीमेंट्स खाइए, पाउडर के फॉर्म में प्रोटीन खाइए। तो क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट है या कंज्यूम बॉडी कर लेती है इतना? इसका जो प्रिंसिपल है वह है अति सर्वत्र वर्जित। अधिकता किसी भी चीज़ की बुरी होती है जी। जिम की अधिकता बुरी है, प्रोटीन की अधिकता बुरी है। अगर वो उसको हम कम मात्रा में खाएं तो पहली बात तो हमें आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कायदा ये होता है कि जब हम जिम में जा रहे हैं तो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो हमारा खाना है, जो हमारा डाइट है, उसको हम बैलेंस करें। उसमें हम सब्जियां शामिल करें, उसमें हम प्रोटीन शामिल करें। हमारे में बहुत सारे हमारे खाने में ही वेजिटेरियन प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं जिनसे हमारे बॉडी को जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। अब जिम में जाने वाले बच्चे जो कॉस्मेटिक जिमिंग करते हैं, जिनको केवल अपनी बॉडी शेप को बढ़ाना है या चेंज करना है, उसका हेल्थ से ताल्लुक कोई नहीं है, वो लोग वो प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी अधिकता से लेने की वजह से हमारे पास साल में 2 से लेकर 4 लोग हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं जिनकी किडनीज खराब हो जाती हैं और जान का खतरा हो जाता है और कभी कभी जान चली भी जाती है। तो मैं ये अपने जो साथी हैं, जो युवा साथी हैं, उनसे ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आप आर्टिफिशियल प्रोटीन्स पे ना जाएं, अगर जाएं भी तो उसको लिमिट में खाएं। जिम भी एक लेवल तक ही करें, एक्सरसाइज भी एक लेवल तक करें, वरना उसके भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जब हेल्थ पे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट अपने आसपास जिनको भी बुज़ुर्गों को देख रहे हैं तो सभी नी रिप्लेसमेंट की तरफ, नीज़ में बहुत प्रॉब्लम है। तो नी रिप्लेसमेंट कितना आपके यहाँ पर, एक रोबोटिक शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और नी रिप्लेसमेंट हमें तब करनी पड़ती है जब एज के हिसाब से हमारे घुटने के जोड़ का जो ग्रीज है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा कार्टिलेज घिस जाता है जी। और उसको हम ऑस्टियोआर्थ्राइटिस कहते हैं। ये एक एज रिलेटेड डीजेनरेटिव डिसीज़ है। पहले ज़माने में थोड़ा सा बाद में आती थी, 60s में, 70s में, 80s में।
अब बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल अगेन जी। इनएक्टिविटी की वजह से जब हम कुछ करते नहीं हैं तो कभी कभी हमारे को वो 40s में 50s में देखने को मिल जाती है। जी नी रिप्लेसमेंट को हम पहली ऑप्शन लेकर कभी नहीं चलते। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का लाइफ स्टाइल चेंज करके फिजियो करके या कभी कभी कुछ इंजेक्शंस लगा के हम कुछ समय और चल लेते हैं, क्योंकि जो भी हम नी रिप्लेस करते हैं उसकी भी लाइफ 10 to 15 ईयर्स होती है। तो अगर हम जल्दी उम्र में 40, 50, 60 में हम नी रिप्लेस करेंगे तो फिर आने वाले इंक्रीज लॉन्जिविटी हमको उसको फिर दोबारा बदलना पड़ेगा, जो और डिफिकल्ट काम होता है। ओके। तो प्रयास ये रहता है कि नेचुरल घुटने से जितने दिन काम चल जाए वो उतना अच्छा है। तो नी रिप्लेसमेंट बिकम्स अ लास्ट रिजॉर्ट। हमारे यहाँ एक हमारे पास में एडवांस सेंटर है जहाँ पर हम रोबोटिक टेक्निक से हम नी रिप्लेस करते हैं। उसमें दर्द भी कम होता है, सेम डे खड़ा करके चला देते हैं 3 से लेकर 4 दिन में हॉस्पिटल से घर चला जाता है आदमी और अच्छी लाइफ जीता उसके बाद में जी। और इसकी जो सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि अगर आपके घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा है किसी भी दवा से, किसी भी इंजेक्शन से, किसी भी थेरापी से, तो फिर नी रिप्लेसमेंट इज़ द राइट ऑप्शन। ओके डॉक्टर साहब, ऐसा सुना जाता है, ऐसा मैंने भी पढ़ा है कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स हैं वो लोग लंग्स क्लीन कराने के लिए यूएस लंदन चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि लंग्स क्लीन स्मोक करने के बाद लंग्स क्लीन कराने वाले क्या ये मतलब ऐसा प्रोविज़न है या उसका कोई इम्पैक्ट होता है? देखिए पहली बात तो अगर मैंने अपने लंग्स ख़राब कर लिए हैं तो किसी भी क्लीनिंग थेरेपी से वो चीज़ें बदल नहीं सकती जी। क्योंकि लंग्स जब ख़राब होते हैं तो सेलुलर चेंजेस होती हैं। जो हमारी लाइनिंग्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर कोई धूल चिपक गई है या कोई कार्बन के कण चिपक गए हैं जिनको वॉशिंग से निकाला जा सकता है। वो टेम्परेरी 24 घंटे के अंदर तो मैं मान सकता हूँ, अगर फॉर्मेलिटी चली गई है तो मैंने क्लीन करा लिया तो मेरा काम चल जाएगा जी। लेकिन अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ, हुक्का कर रहा हूँ या वीड कर रहा हूँ या ई सिगरेट पी रहा हूँ या कोई भी मेरे को पॉलिशिंग की वजह से अगर वो कोई चीज़ जाकर चली गई है अंदर जी। तो वो लंग्स की क्लीन करने से ठीक नहीं हो सकती है। यूएस के जाकर अगर ऐसा कोई काम करा रहे हैं तो मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इंडिया में तो अब तक अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, हम लोग अपनी हेल्थ के लिए बातें तो बहुत कर रहे हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी पिछले 4-5 साल से योगा का इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट हो गया है जून 21 को। तो हम लोग क्या योगा को अपनाना, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि योगा अगर करें तो हम एक जनरल एक हेल्थ, अपनी हार्ट की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं? देखिए ये तो उसी की बात है, हम एक ही बात को ना इस पूरे पिछले आधे घंटे से बार बार कर रहे हैं। लाइफस्टाइल, योगा हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है। योगा हिंदू पद्धति का हिस्सा है जीवन जीने का। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम अपनी बॉडी को एक बार योगा में डालते हैं। योगा के 3 हिस्से होते हैं, उसमें ध्यान, आसन और प्राणायाम, तीनों काम जरूरी होते हैं। आजकल योगा में हम केवल आसन करके छोड़ देते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। ओके। आसन के बाद में प्राणायाम जो लंग्स के लिए होता है और ध्यान जो हमारी सोल को शुद्ध करता है, जो हमारे मन को ऊर्जा देता है, जो हमारे मन को प्रफुल्लित रखता है। अगर हम कंप्लीट योगा करेंगे तो हम शायद बीमार ही नहीं पड़ेंगे। हाँ, बीमार आदमी बड़े आराम से योगा नहीं कर सकता है। योग को अपनाएंगे तो रोग आएगा ही नहीं हमारे पास में, ऐसा मेरा मानना है। अनफॉर्चुनेटली योग सिखाने वाले केवल आसन सिखाकर और कभी कभार थोड़ा बहुत प्राणायाम कराकर छोड़ देते हैं। ओके। तीसरा हिस्सा है ना उसका मेडिटेशन वाला, वो रह जाता है। तीनों हिस्से जरूरी हैं। मेरे ख्याल से बॉडी एंड सोल का कनेक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सोल कनेक्ट हो जाएगी बीमार नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, अब आपकी लाइफस्टाइल आपने जो भी बताया, मुझे ऐसा लगा कि घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं कि जो रूट कॉज है वो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल ही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें अपनाते हैं। आप फिट भी हैं और इतने बड़ा प्रोफेशन कर रहे हैं और इतनी अच्छी ग्रोथ करी है, तो आप उसके लिए बताएं आप अपने लाइफस्टाइल में क्या अपनाते हैं? देखिए क्या है कि कई दफ़ा अनजाने में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं जी। मैं याद करूँ तो आज से 10 साल पहले तक शायद मैं इतना काम नहीं कर रहा था अपनी सेहत पे। खाने का मुझे शौक कभी नहीं रहा, लेकिन हाँ एक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती थी। लास्ट 10 ईयर से एक चेंज आया है। खाना बिल्कुल नियंत्रित हुआ है, लिमिटेड खाना ही खाना होता है। और एक्टिविटी के तौर पे हमने अपने घर में एक जिम बनाया हुआ है और वहाँ पर हम 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे 1.5 घंटे अपने बॉडी पे कोई भी एक्सरसाइजेज या प्राणायाम या योगा वो करके हम अपने आप को फिट रखते हैं। डेली रोज़ाना 5 डेज अ वीक। रोज़ाना का मतलब होता है हफ्ते में 5 दिन। हाँ, वीकेंड तो वैसे भी कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। ट्रैवल होते हैं और बहुत सारे काम हो जाते हैं, कभी कभी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती। 5 डेज इन अ वीक हो तो फिर बहुत अच्छा माना जाता है। जी। डॉक्टर साहब, आने वाले समय में आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? आने वाले 20 साल में
हेल्थ से कि इंडिया की हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए, मैं आम आदमी की सेहत के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन एज ए हेल्थ केयर डेस्टिनेशन वी आर राइजिंग टू बिकम नंबर 1 डेस्टिनेशन। वेस्ट हमको देख रहा है टू सीक हेल्थ केयर। जी आज से 30 साल पहले हमारे लोग यहाँ से विदेश में इलाज कराने जाते थे। जी। अब लोग विदेश से इलाज कराने यहाँ आते हैं, गल्फ से, ईरान से, इराक से, पूरा होल ऑफ अफ्रीका, होल ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इवन यूके यूएस से लोग अब यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। यूके यूएस की मात्रा कम है, लेकिन बाकी जो मैंने जितने आपको गिनाए हैं कॉन्टिनेंट्स, वहाँ से बड़ी भारी मात्रा में लोग इलाज कराने हिंदुस्तान आते हैं, जो मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में आकर इलाज करा जाते हैं। जी। हेल्थ केयर बहुत स्ट्रांगली इवॉल्व हुई है और टर्शरी हेल्थ केयर इंडिया की बहुत अच्छी मानी जाती है और हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे काम करके दिया है। इसीलिए आज पूरा दुनिया हमारे पास में इलाज कराने आ रही है। रही बात सेहत की, अगर हम चेत गए, अगर हम जाग गए, आज हमारा युवा जाग गया, तो सेहत में दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं एक बहुत सरल शिफ्ट देखता हूँ, जो जिम जाने की प्रवृत्ति है उसको मैं उस तरह से देखता हूँ। जिम जाने के 2 फायदे होते हैं। आई स्टार्ट टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ। जी। जब मैं जिम में जाता हूँ या मैं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी अडॉप्ट करता हूँ या मैं फौज में चला जाता हूँ, तो मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। जी। जब मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा होता तो मेरे बिगड़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरा खान पान खराब हो जाता है, मेरी एक्टिविटी खराब हो जाती है। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट स्पोर्ट्स पीपल हमेशा आपको देखोगे ना, वो डिसिप्लिन मिलेंगे आपको। तो जिम को भी मैं स्पोर्ट्स ही मानता हूँ कि जिस आदमी को लत लग जाती है ना, जिम की लत कहते हैं, एडिक्शन कहते हैं, जो लोग जाना शुरू हो जाते हैं उनको एडिक्शन हो जाती है। उनके लिए फ़ायदा ये होता है कि उनका खान पान बेटर हो जाता है, लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शिफ्ट अगर परसिस्ट कर गई तो हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और जो हमारे जो व्यसन है और ऐब हैं लाइक सिगरेट, स्मोक, अल्कोहल, हम इनसे दूर हो जाएंगे। पोस्ट कोविड डॉक्टर साहब वैसे भी मुझे ऐसा लगा है कि नेगेटिव तो शिफ्ट हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने जैसे अपने घर के आसपास लोगों को खोया, तो बहुत लोगों का हेल्थ की तरफ रुझान बढ़ा है। सभी तूफान में सिल्वर लाइनिंग होती है। कोई भी बड़ी ख़राब चीज़ आती है तो कुछ अच्छा देके जाती है। अगर कोविड हमको हेल्थ अवेयरनेस भी दी जाएगा तो मैं ऐसा मानूंगा कि ये ठीक है कि हमने अपने बहुत सारे प्रियजनों को खोया है जी। लेकिन जो बच गए हैं, अगर वो अपनी सेहत और आने वाली पीढ़ी की सेहत पे काम कर पाएँ और ठीक से रख पाएँ तो भी मैं इसको एक अच्छी बात मानूंगा। डॉक्टर साहब, हमारे देश में ऐसा देखा गया है कि जैसे आपके हॉस्पिटल्स हैं, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड्स बहुत ही मैच करते हैं, बहुत ही अच्छा इलाज है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी आयुष्मान भारत की स्कीम चलाई, तो आपको लगता है कि अभी भी जो निचला तबका है, जो पुअर पॉपुलेशन है हमारी, उसके लिए हेल्थ के लिए अभी स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम प्रिविलेज्ड हैं, हम अर्बन एरियाज में रह रहे हैं जी। हम बड़े सिटीज़ में रह रहे हैं, तो हमें हेल्थ एक्सेस आराम से अवेलेबल है, हेल्थ केयर अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से आप 200-250 किलोमीटर अंदर चले जाएँ इंटीरियर में, वहाँ अभी भी हेल्थ केयर में बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है। उन लोगों को यहीं आना पड़ता है इन एनी ऑफ द नियरेस्ट सिटी सेंटर्स और इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स, चाहे वो कैलकाटा है, लखनऊ है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, या नीचे जाएं तो हम जयपुर है, या इस तरह की चीज़ें। इंटीरियर्स में अभी भी हेल्थ में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। तो डॉक्टर साहब, आयुष्मान जो ये योजना चली है, इसमें इंश्योरेंस स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस, आपको कुछ पिछले 5-7 साल से ऐसा इम्पैक्ट लगा है जो आपके पास भी केसेस आते हों, या आपको ऐसा लगा है कि लोगों को कुछ एक तबके को बेनिफिट मिल पा रहा है? ये शुरुआत हुई है, इसको 5 साल हो गए हैं, इवॉल्व हो रही है, लोग सीख रहे हैं। जो लोग इस स्कीम को मैनेज कर रहे हैं उनको भी डेली बेसिस पे लर्निंग्स हो रही हैं। कुछ चैलेंजेस डॉक्टर्स के लेवल पर हैं, हॉस्पिटल के लेवल पर हैं, कहीं कहीं टैरिफ बहुत अच्छा नहीं है, रेट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, पेशेंट को परेशान होना पड़ता है। बट कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बहुत सारे गरीब लोगों को इसका बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, ये सच है। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। हाँ, ये इवॉल्विंग सिस्टम्स हैं जी। मैच्योर होंगी स्कीमें तो जो लूप होल्स हैं वो धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे और टैरिफ भी बेटर होंगे और ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे आयुष्मान स्कीम को लेने के लिए। अभी बड़े सारे लोग आयुष्मान स्कीम लेने को लिए तैयार नहीं होते। टैरिफ्स बहुत लोग हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया और हमारे दर्शकों को बताया, अब लाइफस्टाइल पे हम लोग बात कर चुके हैं, उसी का एक पार्ट है मोबाइल का यूज़। मोबाइल की कंजम्पशन देख रहा हूँ, जैसे हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन अब हमारा तो ऑनलाइन का काम है तो इसको वो रहता है। बच्चों में देख रहा हूँ कि
फ्रॉम 5 ईयर्स टू लेके 75 ईयर्स तक की एज के लोग हैं, वो सभी मोबाइल कंजम्पशन कर रहे हैं। क्या इसका भी आपको लगता है कि कोई इम्पैक्ट आ रहा है हेल्थ पे? और देखिए, अभी ऑर्गेनिक हेल्थ पे इफेक्ट जब कब तक आएगा ये तो बहुत बाद में पता लगेगा जी। लेकिन हमारी जो साइको सोशल हेल्थ है ना, वो ख़राब हो चुकी है। स्क्रीन एडिक्शन से जो हमारी डिस्ट्रैक्शन है वो बढ़ चुकी है और हमारे काम से फोकस हट जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है वो स्टूडेंट्स पर आने वाला है। स्टूडेंट्स को अगर एक इजी डिस्ट्रैक्शन मिलती है तो वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। एक युवा जिसको स्क्रीन एडिक्शन हो गई है, वो जो दिन भर में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे स्क्रीन पर रहता है, तो वो बड़ी सारी चीज़ों की से जो अपनी प्रायोरिटी हटा लेता है, जहाँ वो काम करके प्रोडक्टिव काम कर सकता था जी। तो सोशल हेल्थ तो हमारी बहुत ख़राब होने वाली है और हो चुकी है काफ़ी हद तक। इसमें छोटे बच्चे और बड़े और एल्डरली लोग सभी शामिल हैं। बियॉन्ड 60 आप रिटायर हो गए तो चलो आपके लिए एक माध्यम है, मनोरंजन का एक साथी है, लेकिन काम के वक्त तो ये दुश्मन है जी, बच्चों के लिए भी युवाओं के लिए भी। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा आपसे बात करके मज़ा लाया और मुझे लगेगा कि ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही आसान शब्दों में आपने बहुत ही अच्छे से हार्ट हेल्थ के बारे में, कैंसर के बारे में बताया। अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ सिंपल 3 इजी टिप्स दें जो कि हमारे व्यूअर्स जो प्रैक्टिस करें अपने आप को बेटर बनाने के लिए और आपके ग्राहक कम से कम बनने के लिए। मेरे को अच्छे से याद है, जब मैंने नर्सिंग होम शुरू किया था तो मेरे भैया जी ने कहा था कि डॉक्टर साहब हम आपको कामयाब तब मानेंगे जब आपके नर्सिंग होम पे ताला लग जाएगा। तो वे आपने अपना काम ठीक से किया जी, कम्युनिटी में रोगी कम हो गए, आप खाली बैठ गए, तो यही आपकी कामयाबी होनी चाहिए। हम इस पे काम किए हैं। हम आज भी ऐसा मानते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी स्वस्थ रहेगी तो हम तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, हमारा काम तो चल ही जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट ही होता है कि जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं वो स्वस्थ रहे। और स्वस्थ रहने के लिए मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ, हमको ना पहली बात समझना पड़ता है कि सही क्या है, समझ के उसको मानना होता है और अपने आप को कमिट करना होता है। सबसे डिफिकल्ट स्टेप को कमिट करना ही होता है। जब मैं अपने आप को कमिट कर देता हूँ तो फिर सारी प्रॉब्लम्स सुलझना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो लाइफ में कोई गोल है, मैं कहीं पहुँचना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं अपनी सेहत ठीक करना चाहता हूँ, या मैं कुछ भी करना चाहता हूँ। वंस आई अंडरस्टैंड एंड आई कमिट माई सेल्फ टू इट, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है किसी भी फील्ड में। जी, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता। डॉक्टर राकेश गुप्ता इस फील्ड के बहुत ही एक जाना माना नाम है, चेयरमैन हैं सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर साहब आपका। बहुत ही आसान शब्दों में आपने हमारे व्यूअर्स को जागरूक किया और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में भी मैं आपको ऐसे ही हस्तियों से रूबरू कराऊं जिनसे मिलकर, जिनकी बात सुनकर आपको मोटिवेशन मिले और आप एक हेल्दी जीवन के लिए प्रेरणा लें। थैंक यू।